नमस्कार दोस्तों। आज पॉलिटिकल साइंस की 7 नंबर क्लास है। हम 6 तक पढ़ लिए थे मूल अधिकार। मूल अधिकार में हमने जान लिया था कि समानता का अधिकार क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है, उन सभी के बारे में जान लिए थे। तो आज देखते हैं नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व है वो संविधान के भाग 4 में इनका उल्लेख है और 36 से लेकर 51 तक इनका उल्लेख दिया गया है संविधान के अनुच्छेदों के अंदर। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्वों को दर्शाया गया। नीति निर्देशक तत्व हमने कहा से लिए आयरलैंड के संविधान से। अब देखते हैं इनकी भूमिका। नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 है। अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व है। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा है, जो परिभाषा अनुच्छेद 12 में हमने पढ़ी थी। अनुच्छेद 12 में जो संविधान का भाग 3 था, मूल अधिकार पढ़े थे, उस टाइम जो परिभाषा दे रखी थी अनुच्छेद 12 में, वो कहा है अनुच्छेद 36 के अंदर है। आयरलैंड के संविधान से हमने लिए हैं। नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए? आयरलैंड के संविधान से। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए। कौन सी समिति के तहत? तेज बहादुर सप्रू समिति के तहत जो नीति निर्देशक तत्व हमने लिए हैं, वो कौन सी समिति के तहत लिए? तेज बहादुर सप्रू समिति के तहत। इनकी प्रकृति कैसी है? नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति कैसी है? सकारात्मक। नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति है सकारात्मक। इनका उद्देश्य क्या है? जो नीति निर्देशक तत्व हमने आयरलैंड के संविधान से लिए हैं, उनका उद्देश्य क्या है? सामाजिक, आर्थिक, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। सामाजिक, आर्थिक, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। जो उद्देश्य है वह सामाजिक, आर्थिक और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। इनके प्रमुख कथन है कि कौन कौन से किन किन ने क्या क्या कथन दिए हैं। यह है ग्रीनविले ऑस्टिन ने दिया है संविधान की आत्मा। संविधान की आत्मा किसने कहा है? ग्रीनविले ऑस्टिन ने। केटी सायन ने नीति निर्देशक तत्वों को क्या कहा है? वह चेक। केटी सायन ने कहा है कि वह चेक जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर है। केटी सायन ने कहा है कि वह चेक जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर है। कोई भी चेक मान लो, उसका भुगतान करने के लिए बैंक की इच्छा के अकॉर्डिंग किसने बताया? केटी सायन ने। किसके बारे में? नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। फिर देखते हैं नासिरुद्दीन क्या कहते हैं? वर्ष के प्रथम दिन पास किए गए शुभकामनाओं का प्रस्ताव। जैसे कल नववर्ष था, तो नववर्ष पे सभी को आपने शुभकामनाएं भेजी थी, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या है, आपने शुभकामनाएं उनको क्या किए? पास, मतलब प्रस्ताव उनको भेजा है शुभकामनाओं का। उनका रिप्लाई क्या रहा है? उनके अकॉर्डिंग किसने बताया? नासिरुद्दीन ने। फिर देखते हैं संविधान के बाद अनुच्छेद 36। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा है। जो कौन सी परिभाषा? वही परिभाषा जो अनुच्छेद 12 में संविधान के भाग 3 में हमने मूल अधिकारों के अंदर जो परिभाषा पढ़ी थी, वही परिभाषा कहा है अनुच्छेद 36 में। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से संविधान की परिभाषा है, 4 ऑप्शन दे देता है आपको, ए, बी और सी, डी। चारों ऑप्शनों में अगर अलग अलग दे रखा है, एक मान लो कि एक में कॉमन दे रखा है, 12 और 36 आपको एक में कॉमन दे दिया, बाकी 3 अलग अलग दे दिए। ये ए में 12 दे दिए, बी में 36 दे दिया और फिर ये 2 अलग दे दिए। तो इनमें से आपको वरीयता किसको देनी होगी? एक को। क्योंकि जो 12 है ना, जो 12 का उल्लेख है 36 में साफ शब्दों में लिखा गया है कि जो परिभाषा अनुच्छेद 12 में हमने राज्य के बारे में पढ़ी है, उसका उल्लेख भी कहा है अनुच्छेद 36 के अंदर। वही परिभाषा कहा है अनुच्छेद 36 के अंदर। अनुच्छेद 37 लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 37 के तहत। फिर आता है सामाजिक, अनुच्छेद 38 सामाजिक आर्थिक। अनुच्छेद 38 में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्यायुक्त समाज की स्थापना। मतलब अनुच्छेद 38 में लिखा गया है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्यायुक्त समाज की स्थापना। इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 39 समान कार्य हेतु समान वेतन। जो 2 लोग मिलकर किसी काम को कर रहे हैं, उनको समान कार्य बताया जा रहा है, समान कार्य को वो दोनों कर रहे हैं मिलकर, तो उनको क्या मिलना चाहिए? समान कार्य के अकॉर्डिंग वेतन भी समान। जैसे महिला और पुरुष दोनों मिलकर एक ही काम को कर रहे हैं,
तो उन दोनों को क्या समान कार्य हो रहा है, तो समान का वेतन भी क्या होना चाहिए, समान। आजीविका हेतु स्त्री पुरुषों को समान अधिकार, जो आजीविका चलाई जाती है, आजीविका के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, उनके लिए समान वेतन व समान वेतन, समान काम का समान वेतन, स्त्री व पुरुषों को समान अधिकार दिया जाना चाहिए। कि ये तो है नहीं कि एक को ज्यादा और एक को कम, अगर काम समान है तो वेतन भी समान। फिर देखते हैं अनुच्छेद 39A। 39A में देखते हैं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता, गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 39A के तहत। गरीब है, विकलांग है, एकदम बुजुर्ग है, तो उनको क्या चाहिए, पेंशन, कुछ भत्ता वगैरह वो चाहिए। फिर अनुच्छेद 40 देखते हैं। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 40 के अंदर है ग्राम पंचायतों का गठन। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 41 की। निःशक्त जनों के विकास हेतु नीतियों का निर्माण, निःशक्त जनों के विकास हेतु नीतियों का निर्माण, ऐसी नीतियां बनाओ जिनसे सबका विकास हो, किसी एक व्यक्ति का विकास नहीं हो, सभी के लिए समान रूप से विकास आगे बढ़ना चाहिए। फिर देखते हैं अनुच्छेद 42। काम की न्याय संगत व मानोचित दशाएं प्रसूति सहायता उपबंध, मतलब काम की न्याय संगत, जो काम दिला रहे हैं उसको न्याय के अकॉर्डिंग न्याय संगत मतलब समांतर रूप से दिलाना चाहिए, और महिलाओं को अलग से जो अधिकार है वो अधिकार उपलब्ध करवाने चाहिए। जो ये क्लास नोट्स मेकिंग पैटर्न पे हम देख रहे हैं, उनको आप निरंतर और कंटिन्यू बनाकर लिखते चलोगे तो आपके एक अच्छे और नोट्स बन जाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। बयालीस तक हमने देख लिया था, अब 43 देखने हैं। नीति निर्देशक तत्व चल रहे थे हमारे, नीति निर्देशक तत्वों में 43 देखते हैं। 42 तक हमने देख लिया था। अनुच्छेद 43 कुटीर व लघु, कुटीर व लघु उद्योगों तथा सहकारिता से जुड़े व्यक्तियों को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 43 में लिखा गया है कुटीर व लघु उद्योगों तथा सहकारिता से जुड़े व्यक्तियों को बढ़ावा देना, मतलब जो लघु एवं कुटीर उद्योग है इनमें किसी एक या दो को पर्सनल नहीं, बाकी सभी को समान रूप से सहकारिता से जुड़े व्यक्तियों का बढ़ावा देना। बात करते हैं अनुच्छेद 44 की। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, अनुच्छेद 44 में है नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता है। अनुच्छेद 45 की बात करते हैं 6 वर्ष से कम उम्र आयु कम आयु के बालकों के लिए शिक्षा का प्रावधान। हम देखते हैं 6 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का कहां पढ़ा हमने, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का पढ़ा अनुच्छेद 21A में। 6 से 14 वर्ष तक बच्चों का निःशुल्क शिक्षा का अधिकार इसमें अनुच्छेद 21 में। 21 में क्या है, प्राण व देह स्वतंत्रता, ये हमने कहा पढ़ी थी, मूल अधिकार में। मूल अधिकार थे हमारे व्यक्ति के लिए लागू, लेकिन नीति निर्देशक तत्व किसके लिए लागू है, राज्य के लिए। जैसे नीति निर्देशक तत्व का मतलब है कि जो राज्य है ना, जो अपने क्षेत्र में किस प्रकार से ग्रोथ करे, किस तरह बढ़ावा करे। इसको एक पिता और बेटे के हिसाब से भी देख सकते हैं। जैसे एक पिता होता है कि वो अपने बेटे या बेटी को आगे ले जाने के लिए वो अपनी पूरी कोशिश करता है, उसके पास अपने संसाधनों के अकॉर्डिंग या अपनी पूंजी के अकॉर्डिंग वो उसको आगे या ऊंचाइयों तक ले जाना चाहता है। उसी प्रकार हमारे राज्य का ये कर्तव्य है कि अपने राज्य को आगे कैसे बढ़ाए, निरंतर प्रक्रिया के रूप में कैसे लेकर चले। इसी अकॉर्डिंग नीति निर्देशक तत्व में और मूल अधिकार व्यक्ति के लिए अधिकार दिए गए हैं। देखते हैं 45 अनुच्छेद 45 हो गया, 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 46 SC ST व पिछड़े वर्गों के लोगों हेतु शिक्षा व आर्थिक संरक्षण। अनुच्छेद 46 में दिया गया है SC व ST के पिछड़े हुए वर्गों के लोगों को शिक्षा में आर्थिक संरक्षण। शिक्षा के अंदर मतलब कुछ छूट, मतलब उनको बेरोजगारी भत्ता वगैरह कुछ भी मिलना चाहिए शिक्षा के अकॉर्डिंग। और आर्थिक संरक्षण मतलब जो भी आप मजदूर भत्ता पेंशन मिल रही है वो इनको देनी चाहिए। अनुच्छेद 47 की बात करते हैं पोषक स्तर को सुधारने हेतु शराब व मादक पदार्थों पर रोक। पोषक स्तर को सुधारने के लिए शराब व मादक पदार्थों पर
रोक कौन सा अनुच्छेद लगाता है? अनुच्छेद 47। किसके अनुच्छेद 47 के तहत कौन लगा सकता है? राज्य। ये क्या है? राज्य के कर्तव्य है। अनुच्छेद 48 कृषि पशुपालन व पशु नस्ल का सुधार कार्यक्रम। राज्य को हमेशा कृषि पशुपालन व पशु नस्ल सुधार के लिए क्या करना चाहिए? कार्यक्रम चलाना चाहिए, जिससे पशु भी, कृषि भी हो, पशुपालन भी अच्छा हो और पशु नस्ल में सुधार अच्छा हो। वो कौन करे? कौन चलाए? अनुच्छेद 48 के तहत राज्य का काम है। अनुच्छेद 48A वन व वन्य जीव संरक्षण, वन्य एवं वन्य जीव संरक्षण। अगर हम वन और वन्य जीवों का संरक्षण मतलब उन्हीं को नहीं बचाएंगे तो कहां से कृषि होगी, कहां से पशुपालन? पर्यावरण ही नहीं बचेगा तो नहीं तो कृषि होगी, नहीं पशु पालन होगा। उसके बाद देखते हैं 49 अनुच्छेद 49 ऐतिहासिक स्मारक स्थलों व वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 49 में दिया गया है ऐतिहासिक स्मारक स्थलों व वस्तुओं का संरक्षण। आज जो ऐतिहासिक वस्तुएं रखी हुई है, कोई मूर्ति है या कोई पुराना भवन है, उसका अगर राज्य संरक्षण नहीं करेगा तो आने वाली पीढ़ियों को क्या दिखाएंगे कि हमारे इतिहास में ये चीजें थी। तो उनका भी समय के अकॉर्डिंग संरक्षण करना चाहिए, उनका भी देखरेख करनी चाहिए। उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 50 कार्यपालिका व न्यायपालिका को पृथक्करण। कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथक्करण। कार्यपालिका और न्यायपालिका को दोनों को अलग अलग रखना होगा। अनुच्छेद 51 अंतरराष्ट्रीय शांति व सद्भावना के लिए राज्यों का प्रयास। अंतरराष्ट्रीय शांति व सद्भावना के लिए राज्यों का क्या? प्रयास। फिर देखते हैं नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। नीति निर्देशक तत्व क्या है? वाद योग्य नहीं है। ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। जो नीति निर्देशक तत्व है ये न्यायालय द्वारा क्या नहीं है? प्रवर्तनीय नहीं है। जो आज की क्लास हमने देखी नीति निर्देशक तत्वों के ऊपर, वो अनुच्छेद संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। 51 क में क्या है? मूल कर्तव्य। और वो अनुच्छेद संविधान के भाग 4 क में है मूल कर्तव्य। संविधान के भाग 4 क में क्या है? मूल कर्तव्य। और अनुच्छेद 51 क में है, अनुच्छेद 51 में क्या है? मूल कर्तव्य। तो अगला भाग कल पढ़ेंगे। अगर आपको ये क्लास 20 या 15 या 20 मिनट की लग रही है, अगर आपको आप इसको निरंतर रूप से नोट्स बनाकर लिखते हो तो आपकी यही क्लास आधा या पौन घंटे से 1 घंटे की लमसम चली जाएगी यही क्लास। तो जो भी काम करना है वो निरंतर कंटिन्यू बनकर करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।